हेलो। हेलो। आइए, आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी लाइव आ चुके होंगे। आइए तो आज के टेस्ट की हम शुरुआत करें। आज आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट विद प्रीवियस ईयर्स है ना, 11/2/2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे साथ में। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर आप सबों के कहने पर ही है। ठीक है, तो एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की स्पेशल, सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, या फिर आप सभी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करते हैं, तो मित्र ऐसा है कि जो टेस्ट, जो एग्जामिनेशन करीब होगा, जो एग्जामिनेशन चलने चलने को होगा, जैसे अब 16 तारीख से एसएससी जीडी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा या बेहद करीब रहेगा यूट्यूब चैनल पर, उसको फोकस किया जाएगा। और एक टेस्ट यूट्यूब चैनल पर, उसके लिए मेरे मित्र हम लोग प्रैक्टिस चलाएंगे। और एक अलग से टेस्ट जो एप्लीकेशन पर है, ज्ञान गुरुकुल पटना नाम के एप्लीकेशन पर है, जिस पे आप देखेंगे कि मैं कॉम्बो हर एग्जामिनेशन के लिए एक अनलिमिटेड प्लान दिया है, जो 500 का प्लान है। आप 500 में एक बार ज्वाइन कर जाएंगे एप्लीकेशन पर, और टिल जॉब तक आप टेस्ट करते रहेंगे। ठीक है, हम उसको डिजिटलाइज भी कर रहे हैं। 2-3 दिनों के अंदर उस पर हम लोग क्वेश्चन डालेंगे, जिसको कि आप पहले सॉल्व करके अपना मार्क्स, अपना नंबर, अपना रैंक, ये सब देखेंगे। और उसके बाद आप डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, और डेली डिस्कशन 6:10 पर स्टार्ट हो जाएगा ज्ञान गुरुकुल पटना नाम के एप्लीकेशन पर। ठीक है, आइए तो अभी जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। तो जीडी के एग्जाम के ही लेवल का होगा ये। ठीक है, ये जीडी के एग्जामिनेशन का ही लेवल रहेगा इसमें। तो आप इस चीज़ को पहले ही मैं बता दिया हूँ, बाद में आप ये नहीं कहेंगे कि लेवल लो है या फिर हाई है। ये है, ये एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन है, तो मैं इसमें अपनी ओर से कोई क्वेश्चन नहीं डाला हूं, ये ओनली प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो चलिए मेरे मित्र स्टार्ट करते हैं। आपको ये यकीन होगा कि इसको देख करके कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो नाइट मोड कर देता हूं ताकि सॉल्व करना आसान रहेगा। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के मूल्य को अगर एक साथ करके देखा जाए तो 420 नजर आएगा। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 8, 1 और 5 के अनुपात में है। थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो ये बताओ। यहां ध्यान देगा सभी लोग। ये 1 रुपए, ये मेरे मित्र 2 रुपए, और ये 5 रुपए। ठीक, सिक्कों की संख्या 8, 1 और 5 के अनुपात में है। ऐसे भी जब 2-3 प्रकार के सिक्के होते हैं और उनका अगर मूल्य दे दिया गया तो रेशियो संख्या का होगा। अगर सिक्कों की संख्या दे दिया गया तो रेशियो मूल्य का होगा, है ना। तो आज सिक्कों का मूल्य दिया है तो रेशियो क्या है? संख्या का। तो मेरे मित्र इस तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:1:5 है। ठीक है, और यहां पर ये मूल्य दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इन तीनों प्रकार के सिक्कों की जो संख्या का रेशियो दिया है, इससे आप मूल्य का रेशियो निकाल लीजिए, वैल्यू का रेशियो। कैसे निकालेंगे? ठीक है, आप जरा देखो। 1 रुपए के अगर 8 सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 8 है, तब तो मूल्य 8 ही होगा, कहोगे हाँ। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 है तो मूल्य 2 ही होगा। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 है तो मूल्य 25 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप वैल्यू को ऐड करते हैं तो 1 रुपए वाले सिक्के का वैल्यू, 2 रुपए वाले सिक्के का वैल्यू, 5 रुपए वाले सिक्के के वैल्यू, तो तीनों प्रकार के सिक्के के वैल्यू को अगर ठीक से देखा जाए तो 8, 2, 10, 10 और 25 कितना हो जाएगा?
ये 35 हो जाएगा। ठीक, 8 दो 10, 10 और 25 कितना हो जाएगा 35। अब ये देखिए कि इस 35 क्या है, मूल्यों का योग है, और ये मेरे मित्र 420 है। तो मूल्यों का योग जो 35 रेशियो आया है वो रियल में 420 है। तो एक रेशियो का मान कितना है 12। एक रेशियो का मान कितना है 12। थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। अब देखिए थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या सिक्कों की रेशियो से ही आएगा, वैल्यू से नहीं आता है। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या जो है वो कितना रेशियो है, 5 रेशियो। तो जब एक रेशियो का मान 12 है तो 5 रेशियो का मान क्या होगा 60। 5 रेशियो का मान क्या होगा 60। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया 60। तो आपने देखा कि 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, 60 सिक्के हैं। अगर यही 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या पूछेगा तो एक रेशियो का मान 12 है, तो 8 रेशियो का मान क्या होगा 96। तो 8 रेशियो का मान क्या होगा 96 होगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न ये रहा आप सबों के लिए। देखिए अगला प्रश्न डीआई से रिलेटेड है। आइए इस प्रश्न को जरा समझते हैं, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। देखिए ये प्रश्न क्या है समझेंगे। मित्र कहता है कि नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्ष y1, y2, y3, y4, y एंड y5 के लिए एक देश के आयात से निर्यात का अनुपात दिया गया है। यानी आयात बटे निर्यात का जो वैल्यू आया है उसी को रखा गया है इन 5 सालों में। हमें कहता है कि वर्ष y3 में निर्यात अगर 35,000 है तो वर्ष y3 मतलब उसी वर्ष में आयात कितना था वो जरा बताइए। तो मित्र y3 की बात अगर करेंगे तो आयात और निर्यात का रेशियो क्या है 1.10। तो आप तो जान रहे हैं कि सर आयात, ठीक है, और बटे निर्यात। तो आयात और बटे निर्यात, ये जो 1.10 है अगर पॉइंट हटाते हैं तो बटे में डबल जीरो होगा। तो मित्र ये हमारे पास एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 11/10 हो जाएगा, कहिएगा हाँ। तो ये हुआ निर्यात और ये हुआ आयात। तो आयात हमारा 11 रेशियो है और निर्यात हमारा 10 रेशियो है। एक्चुअली वैल्यू क्या दिया है, y3 का निर्यात दिया है 35,000 करोड़, है ना। तो निर्यात यानी 10, तो 10 का मान निर्यात जो 10 रेशियो है वो रियल में 35,000 है। जब 10 रेशियो का मान 35,000 है तो एक रेशियो का मान यहाँ पर 3500 होगा। तो 11 रेशियो का मान क्या होगा 11 गुना 3500। तो इस तरीके से 11 पचे 55 और 11 तिया 33 और 5 हो जाएगा 38। तो मित्र ये हमारे पास क्या होगा 38,500, 38,500, 38,500 और 38,500। मूल्य भाग वर्ग का मतलब क्या होगा मित्र, वहां पर जो वर्ग शब्द है ना वो सुपरफ्लुअस है, वो ऐसे ही रख दिया गया है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है,
ध्यान दें। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चले। आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आप जरा सा इसको समझिएगा, ठीक है। यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए एसएससी जीडी है और ये रियल क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2019 का, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये रहा P और ये रहा Q। कहता है कि P Q से 40% कम है, तो अगर मैं Q को 100 मानता हूं तो इससे 40% कम ये मेरे मित्र 60 हो जाएगा। तो P Q से P का मान Q के मान से 40% कम है, तो Q के मान को 100 कह दिया, इससे 40% कम तो ये 60 हो जाएगा। कैसे? तो 100 का 40% 40 ही होगा, इसमें 40 कम कर दो तो ये 60 हो जाएगा, है ना। तो हो गया कि P Q से 40% कम है। अब सवाल है कि Q P से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो Q P से कितना अधिक है, आप कहेंगे 40, किससे? P से इंटू 100। आप परसेंटेज में बदलोगे ये 66.66 आएगा, ये 66 क्या आएगा? 66 आएगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप टेंशन मत लो, 23-24 हो रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 4 नंबर को देखिए मित्र। ये 4 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए दोस्त, थोड़ा सा लगता है। आइए समझिए। तो मित्र ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसको जरा समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। ये प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है बीच बीच में, आइए समझते हैं। देखिए दोस्त, ये यदि सोनू 20 मीटर पर सेकेंड की गति से एक कार चला रहा है तो 936 किलोमीटर की दूरी कितना टाइम में वो ट्रेवल करेगा। सबसे पहले टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। तो आप सभी को पता है कि 936 किलोमीटर की हमें दूरी ट्रेवल करना है, किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड। आप इस 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदल लो, यानी इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो आप। हाँ, मीटर पर सेकेंड में 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये मीटर पर सेकेंड नहीं, अब ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो गया, और कोई कटता है तो काट दो। ये 5 4 इससे कट गया, है ना। तो अब ये 18 से काटोगे, 18 5 90, 18 दूनी 36, 4 से कटेगा 13। इसका मतलब है कि 13, और ये आवर जो बचा है ऊपर जाएगा तो आवर हो जाएगा। यानी मित्र इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 13 घंटे 13 घंटे 13 घंटे। गुरुजी फाउंडेशन बैच कब आ रहा है? ऑनलाइन में फाउंडेशन बैच जो सुबह 7 से 9 में शुरू है, वो हाल में ही शुरू हुआ है। आप चाहो तो उसमें जुड़ सकते हो, सद्दाम हुसैन, ठीक है, ऑनलाइन ज्ञान गुरुकुल पटना एप्लीकेशन पर, ठीक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान दीजिए अच्छे से आप लोग। देखिए इसको समझिएगा। एक वस्तु को 15% की छूट के बाद 4777 में बेचा गया, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। मेरे मित्र आप सभी जानते होंगे कि छूट तो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, ठीक है। अगर अंकित मूल्य पर बेचा गया यानी अंकित मूल्य के 100% प्राइस पर बेचा गया, लेकिन वहां अंकित मूल्य के 100% प्राइस पर नहीं बेचा गया है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर के बेचा गया है, ठीक है। तो आप जानते हैं 15% का छूट देने का मीनिंग क्या हुआ? अंकित मूल्य के 85% पर बेचा गया, ठीक है। अंकित मूल्य के 85% पर बेचा गया, और यही कितना में बेचा गया? 4777 में बेचा गया। अब देखिए 17 5 85 और 17 से इसको काटेंगे, 17 दूनी 34, बचेगा कितना? 13, 17 8 136 और 17 एकम 17। अब मेरे दोस्त हम यहां पर काटे हैं 5 से, 5 से इसको भी काट दो, ये 20 5 100 हो जाएगा। तो एमआरपी बराबर क्या होगा? ये 20 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, और 20 से मल्टीप्लाई करोगे यानी आखिर में 0, आखिर में 0 एक ही ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
यानी ये 5620 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए कृष्णानंद कुमार, आप जो भी लोग लाइव हैं अच्छी बात है, ध्यान दें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे दोस्त देखो, मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। अब जब आपको पता चल गया कि 20 से 281 में गुना करके मेरा आंसर आएगा, यानी आखिर में 0 आएगा, तो आखिर में 0 ना यहां है ना यहां है ना यहां है, केवल एक जगह है, तो फिर क्यों गुना करें, डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर देते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा इसको समझिए और फिर सॉल्व करिए। अच्छे से धड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 25 क्वेश्चन समझाने के पीछे मेरा एक ही रीजन है कि मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और उसके लिए हमें कितना जोर से सोचना पड़ता है। बहुत सिंपल सोचना है। आप देखिए जरा सा ध्यान दीजिए। हाँ, टेस्ट का ऑफर 2 दिन तक ही केवल है, क्योंकि 15 तारीख से जब अनलिमिटेड टेस्ट शुरू हो जाएगा, उसके बाद अनलिमिटेड टेस्ट का प्राइस 1000 हो जाएगा। यानी 14 तारीख तक टेस्ट का ऑफर है, 14 तारीख के बाद टेस्ट का ऑफर खत्म होकर के वो 1000 रुपीज हो जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। तो जो जुड़ना चाहेंगे वो जल्दी जुड़ जाइएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, DIDS पढ़ाएंगे। 2 वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है, दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का मूल्य का नया अनुपात 7:3 हो जाता है, तो बताइए x का मान क्या होगा। आप घबराइए मत, यहां पर 2 वस्तु है, ठीक है, जिसका मूल्य 3:2 है। तो आप सभी को पता होगा कि A:B का मीनिंग क्या होता है, A/B होता है। ये तो आप सब जानते हो, कहोगे हाँ। तो 3:2 का मीनिंग क्या है, 3/2 है। ठीक, आपसे कहा गया कि पहली वस्तु के मूल्य को 40% से बढ़ा दीजिए। 40% से बढ़ाने का मीनिंग क्या है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर 40% बढ़ा देंगे तो वो अपने आप का 140% हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी वस्तु के मूल्य को x% से कम कर दिया जाए तो मित्र ये भी अपने आप का 100% होगा। अब x% कम करेंगे तो ये हो जाएगा 100 - x। मतलब कम करना हो तो 100 में से घटा के लिखना है और ज्यादा करना हो तो 100 में बढ़ा के लिखना है। तो पहली वस्तु के मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाए, दूसरे वस्तु के मूल्य को x% से कम कर दिया जाए, तो मित्र इसी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 7/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए x से x घट गया। अब ध्यान से इसको समझें, जो कटता है उसको काट दीजिए। मेरे मित्र आप काटेंगे इसको, ये कितना से कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 से काटोगे ये 70 बार में कटेगा। इससे काटोगे 7 1 जा 7, ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो 100 - x रह जाएगा और ये 3 3 9 10 का 90 हो जाएगा। यानी x का मान यहां से 10 आ जाएगा और यही हमारे x का मान हो गया। 10 इस क्वेश्चन में x का मान होगा। आई होप आप सभी मेरे मित्र समझ रहे होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे मित्र लिखते हुए चलना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट करते हुए चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट करते हुए चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब जरा सा इस प्रश्न पे आइए, इस प्रश्न को समझिए। ध्यान दें, U अनुपात भी 4:7 है, V अनुपात W 9:7 है, U का मान 72 है, तो W का मान क्या होगा। मेरे मित्र देखिए U, V और W, ठीक है, ये 4:7 है। V और W ये 9:7 है। ठीक है, आप सबसे पहले UV W का मान निकालिए, जिसके आगे खाली है उसे भर दीजिए।
जिसके पीछे खाली है उससे आप भर दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। 9 चौके 36, 9 सते 63 और 7 सते 49। ये हुआ u का मान, ये हुआ v का मान और ये हुआ w का मान। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि u का मान 72 है, तो देखिए u जो 36 यूनिट है, रियल में इसका मान 72 है। तो जी दिए गए रेशियो में से किसी एक का मान अगर मालूम है और ये पता चल गया कि ये 2 गुना है, तो मेरे मित्र बाकी सभी तो 2 गुने ही होंगे, बाकी सभी तो 2 गुने ही होंगे। आप कहोगे जी तो आपसे W का मान पूछा है तो W का मान 98 हो जाएगा। वेरी क्लियर, आप निकाल पा रहे हो 98 कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे मित्र मैं फिर एक बार कह देता हूं कि फाउंडेशन मैथ्स का जो ऑफर फी है 551, वो भी 14 तारीख की 12 बजे रात को 551 फाउंडेशन बैच का ऑफर भी खत्म हो जाएगा। यानी कि सारे के सारे ऑफर अब केवल 2 दिन के लिए है। ठीक है, 13 और 14। तो आप में से जिनको भी ऑफर का लाभ लेना है वो इन 2 दिन के अंदर ही ले लीजिएगा, क्योंकि जब एक बार प्राइस फिर से बढ़ जाएगा तो तुरंत कंपनी उसको डाउन नहीं करेगी। ठीक है, आप कितना भी फोन करके कहेंगे तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे, उस समय नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी जो भी वेट कर रहे होंगे वो कर लीजिएगा, 2 दिन का वक्त है, 13 और 14। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मित्र जरा सा इस प्रश्न को देखो, देखो इस प्रश्न के अंदर आपसे क्या कहा गया है। इस प्रश्न के अंदर आपसे कहा गया एक राशि साधारण ब्याज पर 5 साल में 10,650 और 6 सालों में 11,076 हो जाएगा। तो बताइए वो राशि क्या होगा। मित्र वो राशि कहने का मीनिंग क्या कि प्रिंसिपल क्या होगा। पता है आपको दिया हुआ क्या है, 5 साल में 10,650 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि 5 इयर्स का अमाउंट, यानी 5 साल के अंत में कितना हो जाएगा, और 6 इयर्स, ठीक है, 6 साल के अंत आएगा। तो 5 साल के अंत में जो पैसे 10,650 हो जाएंगे, 6 साल के अंत में वही पैसे 11,076 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे मेरे मित्र क्या कह रहे हैं, अब यहां देखिए 5 साल के अंत में जो पैसे इतना हो जाएगा, 6 साल के अंत में वही पैसे कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। तो एक बात पूछें, कहिएगा क्या मेरे मित्र, समय में कितने का गैप है, आप कहोगे 1 साल। तो साधारण ब्याज में क्या है कि जो भी मिश्रधन में वृद्धि होता है, समय की वृद्धि होने से जो मिश्रधन में वृद्धि होता है वो एक्चुअली हमारा क्या होता है, ब्याज ही तो होता है। तो आप कहोगे कि सर 1 साल के बढ़ने से मिश्रधन में कितना का वृद्धि हो गया, इसमें से इसको घटाओ, 6 हो जाएगा, 7 में 5 गया 2 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो ये 4 हो जाएगा, बस। तो मित्र ये 1 साल में वृद्धि हुआ है 426, और आपको तो पता होगा कि 1 साल में 100 रुपए के ऊपर लगने वाले ब्याज को ही दर कहते हैं। ठीक है, तो फिर 1 साल में जो ब्याज हुआ है मित्र, हमें दर नहीं निकालना है, हमें पता चल गया कि 1 साल में ना 426 रुपए ब्याज बनेंगे, हमें चाहिए प्रिंसिपल। तो आप ही से पूछना चाहता हूं कि प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। तो प्रिंसिपल इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये जो 5 साल का मिश्रधन है इसमें मूलधन भी होगा और मित्र 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। तो एक काम करो, आप इस 5 साल के मिश्रधन में से 5 साल का ब्याज हटा दो, अपने आप मूलधन मिल जाएगा। तो क्या 5 साल का ब्याज आपको मालूम है? बिल्कुल। 1 साल का ब्याज अगर 426 है तो 5 साल का ब्याज क्या होगा, 5 से गुना कर दो, 6 पंचे 30, 10 और 3 13, और 5 चौके 20 और 1 21, यानी ये 2130 हमारा क्या बन गया, ब्याज। अब जब 10,650 में ये हमारा ब्याज है तो प्रिंसिपल क्या होगा, इसमें से इसको हटा दो, 0 में से 0 गया तो 0, ये 5 में से 3 गया तो ये 2 हो जाएगा, और 6 में से 1 गया तो ये 5 हो जाएगा, और मित्र ये 10 में से 2 गया तो कितना, 8। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर ये मित्र 8520 हो गया प्रिंसिपल। 8520 क्या हो गया, प्रिंसिपल। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। देखिए
सबसे पहले विक्रांत कुमार गुप्ता, मैंने पहले ही आज का टेस्ट शुरू होने से पहले ही कुछ कहा था, आप उस बात को पहले सुनिएगा, उसके बाद ही आप कोई बात हमें बोलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए इस प्रश्न को जरा देखिए। अब देखिए ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करें। ये तो बहुत सिंपल है, कैसे? अब एसएससी जीडी का क्वेश्चन है तो कैसा लेवल रहेगा बताओ जी, ठीक है। सर ऐसा ही पेपर का लेवल रहता है, तो यहां पर कम से कम डेट भी तो देख लो दोस्त, लिखा है 11/2/2019 शिफ्ट 1 एग्जाम का क्वेश्चन, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। आओ ध्यान दो, अब ऐसा ही पेपर रहता है तो मेरे ऊपर संदेह है कि पेपर के ऊपर संदेह कह रहे हो ध्यान दो। अब देखो मनीष ने 225 रुपए प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी और 162 रुपए प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताब बेचने में कितना हानि हुआ? तो सबसे पहले एक किताब खरीदा 225 में और बेचा 162 में, एक बुक पर हानि कितना हुआ? तो मित्र अगर हम एक बुक पर लॉस निकालने जाएंगे तो आप देखो कितने का लॉस हो रहा है, ये हमारा 3 हो गया और ये 12 में से 6 गया तो 6 हो गया। मेरे मित्र एक बुक को बेचने से 63 रुपए की लॉस हुआ है, लेकिन हमें कह रहा है कि 7 बुक बेचना है, तो भैया एक बुक पर 63 का लॉस हो रहा है, 7 बुक बेचोगे तो लॉस 7 गुना हो जाएगा, यानी ये आपका 441 हो जाएगा। आप आराम से इस प्रश्न का आंसर 441 लगा सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वेरी गुड मीरा सिंह, बहुत अच्छे। मीरा सिंह आपका आंसर गलत है, चेक करिए अपना आंसर, ठीक है। 7 बुक पर हानि पूछा है। अब देखो ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है इसको समझिए। देखिए ये आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए बार ग्राफ में, ये बार ग्राफ है, ठीक है, 7 विभिन्न मिठाई S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7, ये 7 प्रकार की मिठाई है। कहता है कि इन मिठाइयों में चीनी का जो मात्रा उपयोग किया गया है उसके वजन को प्रतिशत में दिखाया गया है, ठीक है। जब भी डीआई का प्रश्न बनाएं तो पहले ग्राफ को अच्छे से समझिए फिर क्वेश्चन कीजिए। आज मेरे मित्र इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि ये जो भी परसेंटेज वैल्यू हैं, प्रति मिठाई में कितना प्रतिशत चीनी का वजन है, बस चीनी के वजन को प्रतिशत में दिखाया गया है। तो आप तो जानते हैं कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो S1 प्रकार का जो मिठाई होगा उसका वजन अपने आप में 100% होगा, लेकिन उस 100% में 23% चीनी होगा। इसका मीनिंग है कि 77% वहां पर दूसरा एलिमेंट होगा। जैसे S2 मिठाई है, तो ये जो दूसरे प्रकार का मिठाई है इसका वजन भी अपने आप में 100% होगा। अब उस 100% में 32% चीनी है, इसका मतलब 68% जो चीज है वो अदर मैटर है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि मिठाई जो चौथे प्रकार का मिठाई है उसका कुल वजन 150 केजी है। जो चौथे प्रकार का मिठाई है उसका कुल वजन 150 केजी है, तो आप चौथे प्रकार के मिठाई में चीनी कितना है आप जरा ये बताइए। तो मेरे मित्र आप समझिए कि 150 किलोग्राम ये चौथे प्रकार के मिठाई का कुल वजन है, जिसमें चीनी कितना प्रतिशत है? तो आप मेरे मित्र चीनी देखोगे इसका 18% है, निकाल दो। 50 तिया 150 और 50 दूनी 100, यहां से मेरे मित्र आपको समझ में आ जाएगा 27 केजी। कितना? 27 केजी आप आराम से इस प्रश्न का आंसर लगा सकते हो। चलिए सभी लोग, गुड्डू जी हैं, अंकित राज हैं, सबका आंसर बिल्कुल सही है। अजीत कुमार आपका भी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे मित्र इस प्रश्न को देखें, जरा इसको समझिए। देखिए ये प्रश्न क्या है, ध्यान दो। मैंने यहां लिखा कि यदि 5 निरीक्षणों A1 A2 A3 A4 A5 का औसत n है, तो इसी 5 नए परीक्षण जो A1 - 100 है, A2 - 100, A3 - 100, A5 - 100, ठीक है, बीच में A4 - 100 भी होगा, वो छूट गया है, ठीक है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैंने एवरेज के अंदर पढ़ाया है कि दिए गए परीक्षणों का अगर औसत दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, आप यदि हर परीक्षण में कुछ घटाते हैं, ध्यान देंगे,
अगर मेरे मित्र आप हर चरमान में कुछ ऐड करते हैं तो आपका जो एवरेज है ना, औसत, उसमें भी उतना ऐड हो जाएगा। अगर आप सब में से कुछ घटाते हैं तो एवरेज भी उतना से कम हो जाएगा। अगर आप प्रत्येक चरमान को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज में भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप यदि हर चरमान में किसी चीज से भाग देते हैं तो आपके एवरेज में भी उतना से भाग हो जाएगा। तो आज आप देख सकते हो इन 5 प्रेक्षण का माध्य अगर n है और अब हम उस पांचों प्रेक्षण में से 6 घटा देंगे, सॉरी 100 घटा देंगे तो माध्य भी 100 से घट जाएगा। यानी हमारा आंसर n से 100 कम, आई मीन ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। आई मीन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, अब मेरे मित्र ये रहा आपका क्वेश्चन, ध्यान दे इस पर। देखिए ये बहुत सिंपल है लेकिन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिनों में, बी अकेला 8 दिनों में, दोनों मिलकर कितने दिनों में। ए ने किसी काम को 6 दिन में किया हो, बी ने किसी काम को 8 दिन में किया हो। तो मित्र पहले वो काम कितना है, 8 और 6 का एलसीएम 24, 6 दिन में 24, 1 दिन में 4, 8 दिन में 24, 1 दिन में 3। ठीक है, अब समझिएगा इस चीज को। ठीक है, दोनों मिलके अगर काम करे तो काम करना है कितना, काम करना है 24। ठीक है, तो करना है 24 काम और दोनों का एक साथ क्षमता है 7। इसका मीनिंग समय कितना लगेगा, 24/7। इसका मीनिंग समय कितना लगेगा, 24/7। आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, एकदम फटाफट सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आप सभी को पता होगा, आप सभी इस चीज को समझते होंगे। अब देखिए इसी प्रश्न को देखिए, ये थोड़ा सा बॉड मास आ गया है मेरे मित्र, ये बॉड मास है। बॉड मास को भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, पहले तो ये ब्रैकेट से बाहर है, तो ब्रैकेट से बाहर वाले चीज को बाहर प्रोसेस करो। 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 हो जाएगा। उसके बाद बीच में माइनस का साइन है, ध्यान दो, बीच में माइनस का साइन है और ब्रैकेट। आपको तो पता है ना कि पहले डिवीजन का प्रोसेस होगा, क्योंकि प्लस माइनस और डिवीजन है तो इन तीनों में से पहले डिवीजन हो जाएगा। 4 तिया 12 और 1 13, तो ये 13/4 है, ये +6 है। अब 4 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, अब 4/2 करने जाएंगे तो 2 ही ना होगा भाई, कहोगे हाँ सर, तो ये -2 हो जाएगा। ये तो बच्चों वाली बात हो गया। अब देखो, अब यहां से अगर हम एक्शन करें, ये 11/2 हो गया और माइनस, आप यहां देखोगे कि सर एलसीएम हमारा 4 होने वाला है। ठीक है, 13 और 24 27, सॉरी 13 और 24 37, 37 में से 8 चला गया तो कितना, 29। ठीक, तो ये हमारा 29/4 आ जाएगा। अब यहां एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो 4 होगा, ये हो जाएगा 22 और माइनस ये 29, यानी इस प्रश्न का आंसर -7/4 होगा। इस प्रश्न का आंसर -7/4 होगा। मेरे दोस्त, एक बेहद ही शॉकिंग न्यूज, क्या कहें, दर्द ऐसा जिसे बयां नहीं कर सकते। दर्द बयां करने का शब्द नहीं है मेरे पास। मेरे मित्र, हमारे प्रिय छात्रों में से, सबसे प्रिय छात्रों में से एक आलोक गोपालगंज, यही नाम बच्चे के द्वारा पता चला। आलोक गोपालगंज अब हमारे बीच नहीं है। मेरे दोस्त, ये एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। देखिए आप लोग के द्वारा
ये हमें जानकारी मिला, उनका एक्सीडेंट हो गया। मेरे दोस्त, पूरे ज्ञान गुरुकुल परिवार की ओर से मित्र, इस क्षति का पूर्ति तो संभव नहीं है, इस क्षति का पूर्ति नहीं हो सकता। बस ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है कि उन्हें अपने शरण में स्थान दें। बाकी मेरे मित्र, इसकी गहराइयों में जब मैं बोलते बोलते चला जाऊंगा तो हमारी आवाज़ें लड़खड़ाने लगेगी, आवाज़ लड़खड़ा जाएगा। मेरे दोस्त, बस इतना ही कहूँगा। जिंदगी की अंतिम मुकाम जो हर इंसान को मिलता है, एक सामयिक और एक असामयिक होता है। ये असामयिक इवेंट था जो झकझोर के रख दिया। मैं ग्रुप के मैसेज को देखा था, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं था कि हम कुछ मैसेज लिख सकें। बस भगवान से ये प्रार्थना है कि भाई आलोक को अपने शरण में स्थान दें। बस इससे ज़्यादा मैं उस विषय पर बोलने का हिम्मत मेरे अंदर नहीं है मित्र, और शब्द नहीं है, क्योंकि एक ऐसी क्षति है जिसका पूर्ति संभव नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ध्यान दें। आइए दोस्त, थोड़ा सा हम लोग इस यज्ञ को पहले पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दो। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। यदि कुल 9 घंटे का समय लगता है तो दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या होगा? ध्यान दो, आपको ये पता है, समझिएगा। सबसे पहले इस कंसेप्ट को आप लोग पढ़ चुके हैं। 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई जा रहा है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है, और उसको टोटल टाइम मेरे मित्र 9 घंटे लगते हैं। तो घर से ऑफिस के बीच की दूरी क्या होगा? आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, x इंटू वाई और बटे x प्लस वाई इंटू टाइम। मेरे भाई, ये 25, ये 20 और दोनों का योगफल हो जाएगा 45, और इंटू ये 9, 9 पचे 45, 5 पचे 25, ये हो जाएगा 100। आइए मेरे दोस्त, मैं हमेशा ही आपको ये कहता हूँ, सभी को, आप सभी को मैं ये कहता रहता हूँ कि कर्म एक ऐसी भूमि है, कर्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हम चाह के भी नहीं त्याग सकते हैं। मनुष्य को अपना कर्म करना ही पड़ता है। इसलिए वो 2 लाइन मैं हमेशा आपको कहता हूँ, कर्म ही केवल बस में है तेरे, अपना कर्म किए जा किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तू इसका मर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा। अपने अपने कर्म का सबके लिए विधान,
जग में कर्म प्रधान है, जग है कर्म प्रधान। मेरे दोस्त, काम करना ही पड़ता है। इसलिए हम लोग, ये सच है कि अभी डिस्कशन करने का या कराने का हमारे भी हार्दिक इच्छा नहीं है, लेकिन दोस्त ये कर्म का मार्ग है। चाहे कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, लेकिन कर्म के मार्ग पर चलना ही पड़ता है। मेरे भाई, आइए सबसे पहले इस क्लास को पूरा करते हैं। और ये क्लास का पूरा होना भी भाई आलोक के लिए एक प्रकार का प्रार्थना ही है, क्योंकि भाई आलोक जब भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता था तो वो आप सभी को मैसेज कर करके ये कि वेट करो भाई, थोड़ा वेट करो, मुझे वो मैसेज याद है। इसलिए भाई आलोक के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना के रूप में इस क्लास को भी मेरे मित्र हम लोग पूरा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाले से ये प्रार्थना है कि दुख की इस बेला में उनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करें। बाकी इसको पूरा करते हैं पहले, ठीक है? आइए। मेरे मित्र, नीचे दिए गए रेखा चित्र में एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पाद P1, P2, P3, P4 और P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। अब ये देखिए, कंपनी, ये जो डीआई है, ये इकोनॉमिक्स बेस्ड डीआई है। इकोनॉमिक्स ये मानती है कि जब हम कोई पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम जो इन्वेस्ट करते हैं, जो मेरी खर्च होती है, वो मेरा लागत होता है। और कंपनी से जो हमें वार्षिक मिलता है, जो मैंने पैसे लगाया वो, और उसके ऊपर से जो मिलता है, तो जो ऊपर से मिलता है वो हमारी प्रॉफिट होती है। तो हमारे जो खर्च हैं उसमें जो प्रॉफिट हम ऐड करते हैं, तो वो ओवरऑल राजस्व कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्व कहलाता है। ठीक है? तो मित्र, ये यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत होता है, वो लाभ प्रतिशत निकलता कैसे है? तो लाभ प्रतिशत, मेरे मित्र, ये लाभ और बटे, यहाँ पर लागत कह सकते हैं, लाभ और बटे यहाँ पर आप हैं, या आप मेरे मित्र खर्च बोल सकते हैं, इनटू ये 100। ठीक है? ये है हमारे पास लाभ प्रतिशत इस क्वेश्चन के लिए। जानते हो, आप जो पैसा व्यय कर रहे हो उसमें आप लाभ को ऐड कर दो। व्यय में आप लाभ को ऐड करते हैं तो मेरे मित्र ये हमारा यहाँ पर राजस्व बनेगा, ये हमारा यहाँ पर लागत बनेगा। ठीक है? ये यहाँ पे राजस्व बनेगा, लागत बनेगा। ठीक है? सॉरी, लागत नहीं, इसको लागत नहीं, ये राजस्व है मेरे मित्र, इसको लागत नहीं बोलेंगे, राजस्व बोलेंगे या इनकम बोलेंगे। ठीक? अब आप जरा सा ये समझिए कि इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि उत्पाद P3 का कुल राजस्व इतना है, तो उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा, यानी खर्च क्या होगा। मतलब प्रोडक्शन P3 पाने के लिए हम कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, ये हमसे पूछा गया। इन्वेस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट सहित हमें राजस्व मिलता है वो हमें पता है, बस आप मुझे बताइए कि मैंने पैसे क्या लगाया था। तो P3 में अगर प्रॉफिट का परसेंटेज देखोगे तो 27% नजर आएगा। P3 का प्रॉफिट है 27%। परसेंटेज को अगर मैं ब्रेक करूं तो 27/100 आएगा। ये 27 हमारा लाभ हो जाएगा और 100 हमारा क्या हो जाएगा, इनकम। 100 हमारा क्या हो जाएगा, इनकम। ठीक है? तो 100 इनकम और 27 लाभ। तो हम इनकम मतलब, सॉरी देखो मेरे दोस्त, थोड़ा सा मेरा भी माइंड जो है ना वो आगे पीछे हो रहा है। बच्चों ने जो जो न्यूज़ दिया है उसको लेकर
थोड़ा सा मेरे मित्र मैं भी मेंटली आगे पीछे हो जा रहा हूँ, ठीक। आज थोड़े से हाथ लड़खड़ाएंगे, थोड़ा शब्द भी लड़खड़ाएगा, ध्यान दे। आइए, वो कहते नहीं कि वो एक पंक्ति आप लोग सुने होंगे, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। ठीक है, आइए दोस्त हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉफिट परसेंट में नीचे लागत रहता है, ये मेरे मित्र हमारा लागत है। यानी हमने पैसे लगाए 100, लाभ हुआ 27, ठीक है। तो 100 रुपये लगाए और उधर से हमें लाभ के रूप में 27 मिला। इसका मतलब हमारा राजस्व क्या होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी आपका राजस्व 100 लगाए हैं और 27 का आपको लाभ भी मिल गया है, यानी राजस्व के रूप में आपको 127 यूनिट मिला होगा। विन 127 यूनिट में 100 हमारा लागत निकल गया और 27 हमारा लाभ हो गया। यही जो 127 जो राजस्व है वो मेरे मित्र दिया हुआ है 381.00। एक रेशियो का मान निकालेंगे 300 होगा। हमारा राजस्व व्यय पूछा है, लागत पूछा है, एक रेशियो का मान 300, 100 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? ये 30,000 हो जाएगा। 100 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं ये क्वेश्चन आपको समझा पाया होऊंगा। ठीक है, साउंड ठीक नहीं है? साउंड किरकिर कर रहा है? अच्छा, बैटरी चेंज करते हैं, साउंड ठीक हो जाएगा। बैटरी दूसरा देखें। हेलो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए मित्र इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, इस प्रश्न के अंदर आपसे क्या कहा गया है इसको समझने की कोशिश करिएगा। अमित, दीपक और दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमित, मेरे मित्र दीपक और दिनेश तीनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद अनिल और साथ ही साथ दिनेश ये दोनों मिलकर उस काम को 60 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए दीपक अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो। ये 35 दिन में फिनिश किया है, ये 60 दिन में फिनिश किया है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 420 हो जाएगा। अब 35 दिन में 420 काम, तो एक दिन में कितने काम? तो यहाँ पर अगर 35 से कम 35, ठीक, बच जाएगा कितना? तो बच जाएगा 7, 35 दूनी 70, एक दिन में 12 काम। 60 दिन में 700, ध्यान देंगे इन्होंने 60 दिन में काम फिनिश किया है, तो 60 दिन में 420 काम किया है, तो एक दिन में 7 काम किया होगा, है ना। तो आप कहेंगे कि अमित और दिनेश की जो क्षमता है वो 7 है। मित्र तीनों का एक साथ क्षमता 12, जिसमें अमित और दिनेश का 7 है, तो दीपक का क्या होगा? तो दीपक का क्षमता हो जाएगा 5, क्योंकि 12 में से ये दोनों 7 है तो दीपक 5 हो जाएगा, है ना। अब दीपक अकेला पूरा काम करना चाहता है, तो करना है 420 काम, और दीपक एक दिन में करता है 5 काम, तो मेरे मित्र कितना टाइम लगेगा? ये 8, ठीक है, और 4 यानी 84 दिन लगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। 84 दिन, सभी लोग अच्छे हैं।
आइए जरा इसको समझिए। देखिए मित्र, ये आपसे क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन हमें एक प्रोसेस सिखाती है, जिस प्रोसेस के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कोई धनराशि किसी विशेष साधारण ब्याज की दर से अगर एक साल में अगर वो एक बार दुगुना हो गया, तो कहते हैं समान समय अंतराल में कोई धनराशि अपने आप का उतना ही गुना होते रहता है जितना गुना कभी एक बार होता है। तो आज एक धनराशि 3 वर्षों में 5 गुना हुआ है, तो कितने वर्षों में 125 गुना होगा अगर ब्याज का संयोजन वार्षिक हो रहा हो। तो आप ही जरा समझिए कि 5 गुना होने में, ठीक, 5 गुना होने में अगर 3 साल लग गया, तो बताइए 125 गुना होने में कितने साल लगेंगे, कितने साल। बहुत आसान है, कैसे। 5 गुना होने में 3 साल, तो 125 गुना होने में कितने साल। तो देखिए, आप जब भी कोई धनराशि दुगुना तिगुना 4 गुना 5 गुना हो, तो वैसी स्थिति में प्रिंसिपल को 1 मान लीजिए, 1 मान लिए। अब आपको ये पता चल गया कि 3 साल में ये 5 गुना हो गया, तो 1 5 गुना होके 5 हो जाएगा। तो अगर ये 3 साल में 5 गुना हो गया, तो हर तीसरे साल 5 गुना होगा, हर 3 साल में 5 गुना होगा, तीसरे नहीं, हर 3 साल में। तो 3 साल में 5 गुना हुआ, अगला 3 साल में फिर ये 5 गुना होके 25 बन जाएगा, अगला 3 साल में फिर ये 5 गुना होकर 125 बन जाएगा। तो 125 ही गुना तो करना था, है ना। तो अब ये बताइए जरा सा कि अगर 3 साल में एक बार 5 गुना हुआ, अगला 3 साल में फिर 5 गुना, अगला 3 साल में फिर 5 गुना, है ना, तो हर तीसरे साल ये 5 गुना होता चला जाएगा। तो मित्र, अगर 1 से 5 गुना होके 125, सॉरी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने ये देखा कि 1 से 125 होना, यानी 125 गुना तो हो गया कितने सालों में, 3 3 3, यानी टोटल 9 सालों में। कितने सालों में, 9 सालों। अब जरा इसको देखिए, क्या कहेंगे सर, इसको शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करिए। कैसे, सीधे कहिए 5 गुना यानी 5 की पावर 1 गुना होने में 3 साल लग रहा है, तो 125, तो 125 गुना का मतलब हुआ 5 की पावर 3, तो 5 की 1 पावर होने में 3 साल, तो 5 की 3 पावर होने में कितना, तो पावर 1 होने में 3 साल, तो पावर 3 होने में क्या हो जाएगा, 9 साल। पावर 3 होने में क्या हो जाएगा, 9 साल। तो आप आराम से 9 साल आंसर दीजिए, ठीक है, आराम से 9 साल आंसर दीजिए। ओके, चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न ये रहा। देखिए, ये आपसे कह रहा है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0-3, 2-1, 5-3, 4-5, 5-2, 2-0-0-1, है ना, और 2 विकेट लिए हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। अब देखिए, बहुलक का सिंपल सा डेफिनेशन क्या होता है, पहले आप देखिए, ठीक। बहुलक का डेफिनेशन होता है कि जो चरमान, ध्यान देंगे, जो चरमान कहिए या आंकड़े कहिए, ठीक है, जो चरमान या आंकड़े सबसे अधिक बार आया होगा, जो चरमान या आंकड़े सबसे अधिक बार आएगा, ठीक है, उस चरमान को ही हम बहुलक कहते हैं, उस चरमान को ही बहुलक कहते हैं, उस चरमान को ही बहुलक कहते हैं। बहुलक आई मीन इंग्लिश में इसे हम मॉड कहते हैं। एक बात मेरे मित्र याद रखिएगा, कभी कभार इसमें ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि 1 आया है 4 बार, देखिएगा 3 भी 4 बार आया है, यानी मैक्सिमम कोई चीज 4 बार आया है, लेकिन मैक्सिमम आने वाला 2 एलिमेंट है, तो फिर उन दोनों में बहुलक किसको कहें, तो फिर उन दोनों में कोई बहुलक नहीं होगा। सेकेंड लार्जेस्ट देखेंगे, ठीक है, कि कौन है, उसको बहुलक बोलेंगे। लेकिन यहां तो देखिए कोई ना कोई तो होगा जो सबसे अधिक बार आया होगा। 0 3 बार आया है, 3 की बात करें तो 2 बार आया है, अगर 2 की बात करें तो 2 ही सबसे अधिक बार आया है, 3 और 4, 2 4 बार आया है ना, तो 2 सबसे अधिक बार आया है, अतः इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो 2 हो जाएगा, इन आंकड़ों का बहुलक जो होगा वो 2 हो जाएगा। वेरी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
जो चरमान सबसे अधिक बार आएगा। अगर मेरे मित्र ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप एक तरफ चरमान और एक तरफ क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जो चरमान जितनी बार आता है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, ठीक, बारंबारता। एकदम ध्यान से मित्र इस चीज को समझिएगा, ध्यान से, ठीक है। अब आप ये देखिए कि 0 1 2 3, ठीक है, 4 और 5, ये 5 एलिमेंट है। 0 कितनी बार आया है? 0 3 बार आया है। 1 कितनी बार आया है? 1 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? केवल 2 बार आया है। 4 कितनी बार आया है? तो 4 देख रहे हैं कि 4 एक ही बार आया है, ठीक। 5 कितनी बार आया है? तो 5 3 बार आया है। गिन के देखो, 15 चरमान है, तो क्या 15 हो गया? तो 3 2 5 4 9 9 2 11 1 12 12 3 15, बिल्कुल 15 हम काउंट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक होती है हम उसी को बहुलक कहते हैं। तो देखिए चरमान, यहां पर गौर से देखो, चरमान 2 की बारंबारता सबसे मैक्सिमम है, मैक्सिमम, ठीक। चरमान 2 की बारंबारता सबसे मैक्सिमम है, इसलिए यही 2 हमारा बहुलक है। चरमान ही बहुलक होता है। अब कहने का मीनिंग यहां हुआ कि मेरे मित्र यहां पर अगर 4 जो है ना 2 जगह पे होता तो फिर 4 वाले को नहीं कहते। फिर 3, तो देख रहे हैं 3 भी 2 जगह है, तो फिर 3 वाला भी नहीं होगा। फिर 2 भी 2 जगह है, 2 वाला भी नहीं होगा, तो फिर 1 वाला हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो चरमान सबसे मैक्सिमम है, अगर वो 2 बार आ गया तो सेकेंड लार्जेस्ट बारंबारता वाले चरमान को हम बहुलक कहेंगे, ठीक है। बस खत्म हो रहा है, खत्म कर रहे हैं। देखिए 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 5, 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2 का HCF क्या होगा? मित्र जब कभी भी HCF हमें फाइंड करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, तो जो दोनों में है उसमें छोटे पावर वाला को उठाना है। HCF निकालना है तो स्मॉलेस्ट पावर वाला को उठाना है, स्मॉलेस्ट पावर वाले को, ठीक है। स्मॉलेस्ट पावर वाला को भी उठाना है और दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में 2 है क्या? नहीं, तो मतलब ही नहीं है, 2 तो हो ही नहीं सकता। दोनों में 5 है क्या? नहीं, दोनों में मेरे मित्र केवल 3 है। तो दोनों में अगर 3 है तो छोटे पावर वाला को उठा लीजिएगा। तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 3 में छोटा कौन है? 3 की पावर 3। इसका मतलब है कि इसका जो HCF होगा वो 3 की पावर 3 होगा। इस प्रश्न का आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए और सबसे छोटा पावर वाला होना चाहिए, ठीक है। चलिए रितु मिश्रा एकदम सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, अगर हम उसे 20% के लाभ पर बेचना चाहें तो कितना में बेचेंगे? तो ये कोई बात, ये तो बहुत सिंपल बात हो गया ना, कि हम अगर 220 रुपए की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 120% पर बेचेंगे, है ना। तो कितना में बिकेगा? सॉल्व कर दो। सॉल्व करने जाओगे यहां से 12 दूना 24 और 24 दो 26, यानी मेरे मित्र ये 264 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ ही रहा होगा। आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे मित्र इसको अगर सॉल्व करते हो, अब इसमें ऐसा है कि जरा सा इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। मैं आप लोगों से आंसर इसका जानना चाह रहा हूं। इसका आंसर दीजिए। 10 या 30 और 1 31, ये 31/3 हो गया, डिवाइडेड बाई 5/3 है। ऑफ और डिवीजन में तो पहले ऑफ का प्रोसेस होगा, ठीक है। अब देख रहे हो यहां पर छोटी सी ब्रैकेट है, तो छोटी ब्रैकेट का प्रोसेस करेंगे। 10 प्लस ये 14 में 3 से भाग है -1, आप इसका प्रोसेस करिए तो ये हो जाएगा 30 30 और 14 44 44 में 3 गया 41/3। मेरे मित्र ये बीच में का सीन है, ये बीच में का है, और ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 41/3। अब आपको ये बात पता है कि भाग और का में से पहले का प्रोसेस होगा,
तो ये भाग हो गया, इसका प्रोसेस करेंगे तो 40 41 पंचे ये 205 और 3 तिया कितना 9। तो अब ये 31/3 भाग को गुना में बदल देंगे, ये पलट जाएगा, 9 बट्टे हो जाएगा 205। इससे इसको काटेंगे 3 बार में, क्या और कोई कटने वाला है? नहीं। 31 तिया हो जाएगा 93 और बट्टे 205। आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। 93/205, 93/205, ठीक है, 93/205, 93/205। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न ये है मित्र, ये प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, जरा इसको समझो। देखो ये प्रोसेस हमसे कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? आपको पता है कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई कमरे का विकर्ण होता है। कमरा का मीनिंग क्या? जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों आ गया, वो घनाभ हो गया। तो घनाभ का विकर्ण, और घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H²। आप सॉल्व करके देखो, ये हो गया 21 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो मित्र ये हमारे पास 841 आएगा, जिसका वर्गमूल 29 हो जाएगा। तो 29 मीटर का ही सबसे बड़ा छड़ रखा जा सकता है, 29 मीटर का ही सबसे बड़ा छड़ रखा जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे मित्र इसको देखिए, अब आप जरा समझिए। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों का औसत 1 केजी से बढ़ जाता है। कहता है यदि 22 छात्र जो पहले से थे उनका आरंभिक औसत वजन 31 था, तो अध्यापक का वजन क्या होगा? अब आप ही जरा बताओ कि हमारे टीम में 22 लोग पहले से थे और हम लोग का एवरेज कितना था? एवरेज 31। अब ऐसा है कि इस टीम में एक व्यक्ति शामिल हो गया, कितने साल का व्यक्ति शामिल हुआ नहीं पता, लेकिन उनके शामिल होने से टीम का एवरेज बढ़ गया। अब टीम का एवरेज बढ़ गया कितना से? मेरे मित्र 1 केजी से बढ़ गया। तो किसी के आने से अगर टीम का एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब है कि हमारे टीम को प्रॉफिट हुआ होगा। कितने का प्रॉफिट? 22 लोग थे, 1 लोग आए, तो टोटल लोग हो गए 23। अब 23 लोगों का औसत अगर 1 से बढ़ गया, इसका मतलब है कि हमारे टीम को 23 का फायदा हुआ, 23 केजी का फायदा हुआ था उनके आने से। ठीक है, उनके आने से 23 केजी का हमारे टीम को फायदा हुआ था, और इसी फायदे का बंटवारा हम 23 लोगों में किए, सबको 1-1 केजी का हिस्सा हुआ, 1 केजी से औसत बढ़ गया। तो आने वाले कितने साल के थे? तो अगर किन्हीं के आने से हमें फायदा हो रहा है, औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब आने वाला व्यक्ति हमारे औसत से ज्यादा होगा। तो हमारे औसत से कितना ज्यादा होगा? तो जितना का फायदा हो रहा है 23 ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि आने वाला व्यक्ति निसंदेह 54 साल का होगा। आने वाला व्यक्ति निसंदेह 54 साल का होगा। अब देखिए इसमें 53 वही बच्चे आंसर दे रहे होंगे जो बच्चे ये समझ रहे होंगे कि लोग इसमें 22 ही है। अरे यार 22 तो इसमें पहले से था, यहां देख रहे हो, था 22 तो लोग हमारे पहले से था, अध्यापक को शामिल किया जाएगा तो 23 जाएगा, इसलिए इसका आंसर मेरे मित्र कितना होगा? 23, 54। ठीक है, आओ नेक्स्ट। अब देखो 24 नंबर प्रश्न क्या है। 24 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 16 सेमी है, आधार की त्रिज्या 30 सेमी है। यदि इसे रंगने का दर 14 रुपए प्रति सेमी स्क्वायर होगा तो शंकु से बाहर रंगने में कुल कितना खर्च होगा? अब शंकु से बाहर रंगने का मतलब हुआ शंकु के वक्र पृष्ठ रंगना। ठीक है, अब देखो ये शंकु का हाइट कितना है जी? तो अब देखो ये शंकु का जो हाइट है वो मेरे मित्र 16 सेमी है। शंकु का हाइट 16 सेमी है। शंकु की त्रिज्या कितनी है? अब शंकु की त्रिज्या हो गया हमारे पास 30 सेमी हो गया। ठीक है, अब आपको रंगना है बाहर का हिस्सा,
तो बाहर का हिस्सा रंगिएगा, इसका मतलब इसका वक्र पृष्ठ रंगिएगा है। और शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो पाई आर एल होता है। तो एल तो हमें चाहिए, एल कैसे निकालोगे? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर और एच स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर। आप जोड़ के देखो, ये 1156 होगा, जिसका वर्गमूल 34 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 34 सेमी एल हो गया। तो देखो 22/7, आर आर है 30 सेमी और मेरे मित्र एल आया है 34 सेमी। ठीक, तो इतना सेमी स्क्वायर एरिया है। इसी एरिया में हमें क्या करना है? रंगना है। रंगने का रेट क्या है? 14 रुपए प्रति सेमी स्क्वायर। तो एक सेमी स्क्वायर का खर्च है 14, तो इतना सेमी स्क्वायर का खर्च क्या होगा? सीधे 14 से गुना कर दो। 14 से गुना करोगे 7 दूनी हो जाएगा 14, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये मेरे मित्र 44,880 रुपए आ जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। यही इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर। आप मेरे मित्र मल्टीप्लाई करिएगा इसका। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लिए? चलिए ठीक है, आइए खत्म करते हैं। लास्ट मेरे मित्र आज का आखिरी सवाल है ये। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेमी है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? जरा सा इसको समझिएगा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू भुजा। अब √2 इंटू भुजा ये मेरे मित्र 10√2 दिया हुआ है। √2 से √2 कट गया, यानी वर्ग की भुजा हो गया कितना? 10। अब जिस वर्ग की भुजा 10 होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है। तो अगर हम 10 का स्क्वायर करने जाएंगे तो ये मेरे मित्र 100 हो जाएगा। ये मेरे मित्र क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो गया आनंद कुमार? आंसर रॉन्ग बोल रहे हो? क्या दिक्कत है कुछ? ध्यान दो। ठीक है दोस्त, आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग, ठीक है? कल मिलते हैं, फिर नए एपिसोड को लेकर मिलेंगे हम लोग। आप लोग तैयार रहिएगा। अभी लगातार आपको मैं इसी तरह से प्रीवियस ईयर लेकर चलता रहूंगा, ठीक है? अब देखिए, फिर एक बार आपको ये बताता हूं कि जिनको लग रहा होगा कि लेवल कम है, तो सर ये एग्जाम का लेवल है, ठीक है? तो एग्जाम के रियल लेवल को मैं आपके सामने रख रहा हूं। बाकी आपको अगर सारे एग्जामिनेशन के लिए एक साथ अच्छे लेवल का क्वेश्चन करना है तो एप्लीकेशन पर ज्ञान गुरुकुल पटना एप्लीकेशन है, उस पर आप देखोगे अनलिमिटेड केवल 500 में आपको दिया गया है, ठीक है? तो आप ज्वाइन कर जाएंगे, 15 तारीख से वो शुरू हो जाएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।